हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा Q&A सेशन जहां मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवालों का। तो जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे वॉइस से कि मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है। मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं इस वीडियो में ज़्यादा लाउड नहीं होने वाला हूं, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आप सोचे मैंने ये क्वेश्चंस कहाँ से पिकअप किए हैं, तो ये क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं मेरे लास्ट Q&A से। अगर आप उनमें से जिन्होंने वो Q&A नहीं देखा तो आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का भी जवाब दूं तो आप जाके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं, जहां से मैं टॉप 5 क्वेश्चंस को पिकअप करूंगा और उनके जवाब दूंगा मैं अगले Q&A में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है GJ म्यूजिक एकेडमी से। वो कहते हैं मिक्सिंग के दौरान किस तरह के साउंड्स पर किस तरह के इफेक्ट्स डालने चाहिए जॉनरा के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से मिक्सिंग को अप्रोच करता हूं वो इफेक्ट बेस्ड नहीं है। मैं इफेक्ट्स को बाद में कंसीडर करता हूं। मैं सोचता हूं मिक्सिंग एक आर्ट है बैलेंसिंग का, क्योंकि अगर आपके बैलेंस सही नहीं है तो जितने भी आप इफेक्ट्स डाल लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको इंप्रेसिव साउंड नहीं करने वाला, क्योंकि एट द एंड आपके बैलेंस सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इफेक्ट्स के बारे में बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इफेक्ट्स नहीं है, स्पेसिफिक इफेक्ट्स नहीं है जो आपको कोई लिख के दे सकता है और बता सकता है कि ये इफेक्ट्स आप इस पे यूज कीजिए, ये इफेक्ट्स इस पे यूज कीजिए। ऐसे कोई सेट ऑफ इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि एट द एंड ये म्यूजिक है, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। जो आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगे, और जो मुझे अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझे कि किस चीज को किसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक ड्रम्स रिकॉर्ड किया और मैं चाहता हूं कि मैं ड्रम्स को इस तरीके से प्लेस करूं अपने मिक्स में ताकि वो साउंड करे कि वो एक चर्च के अंदर प्ले हो रखा है, तो मैं उस पर एक चर्च का रिवर्ब यूज कर सकता हूं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रम्स बिल्कुल ड्राई हो तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। एट दी एंड ये पर्सपेक्टिव की बात है, लेकिन ऐसे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते कि आपको कोई बताएगा कि इस इफेक्ट पे आप यही डालिए, इस इफेक्ट पे यही डाल सकते हैं। ऐसे कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस जगह तक पहुंच सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। बट इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ वो है रेफरेंस। क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें ट्राई करी है ओवर द ईयर्स, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्नेयर है और मुझे एक माइक्रोफोन पिकअप करना हो 2 सेकंड के अंदर, और बहुत सारे माइक्रोफोन्स पड़े हुए हैं, तो मैं शायद एक SM57 को पिकअप करूं किसी भी कंडेंसर के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। बहुत टाइम से लोगों ने 57 को डाला है एंड 57 हमेशा साउंड अच्छा करता है एक स्नेयर ड्रम के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्चुअली देखना चाहते हैं कि जो मास्टर्स हैं उन्होंने कैसे किया है, जो पहले से लोग करते आ रहे हैं वो उन्होंने कैसे किया है, जिस तरीके के ट्रैक के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप एक रेफरेंस ट्रैक ले सकते हैं। रेफरेंस ट्रैक के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, वहां पे आपको रेफरेंस ट्रैक्स के बारे में मिल जाएगा वो वीडियो, जिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है एक रेफरेंस ट्रैक का। तो दूसरा क्वेश्चन है एडी से, और एडी कहते हैं ब्रो प्लीज टेल अबाउट DIY acoustic panels and Rockwool usage of soundproofing to build a studio. Which is the cheaper way and how can we calculate the material needed for soundproofing? तो एडी भाई, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो आजकल बाहर आ रहे हैं, जो बेडरूम प्रोड्यूस करते हैं, जो होम स्टूडियोज पे काम करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि एक्ूस्टिक्स कैसे काम करता है, एक्ूस्टिक्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं आपके रिकॉर्डिंग को, जिसकी वजह से वो बिना समझे बिना सोचे ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत एमेचर तरीका है, बहुत फुलिश तरीका है किसी भी रूम को ट्रीट करने का। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहली चीज़ है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है कि अपने रूम को एनालाइज करना। क्या आपको पता है आपका रूम कैसे साउंड करता है? क्या आपको पता है कि आपके रूम में क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको पता है आपके रूम्स की क्या अच्छी चीज़ें हैं? क्या आपका रूम ज़्यादा डेड है? क्या आपका रूम ज़्यादा रिवर्बरेंट है? क्या है आपका एग्जैक्टली रूम? इसके बाद आप ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जो आजकल मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं। बिना सोचे समझे वो पैनल्स हैंग करने लग जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत गलत तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूम है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारा सोफा है, बहुत सारे कर्टेन्स हैं, तो आपका रूम ऑलरेडी काफ़ी डेड होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे रूम में आपको DIY पैनल्स इंस्टॉल करने की शायद ज़रूरत पड़े।
लेकिन ऐसे रूम पे भी लोग और DIY पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको और एब्जॉर्बेंट बना रहे हैं ताकि रिफ्लेक्शंस और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, जो सुइटेबल नहीं है फॉर रिकॉर्डिंग। ऑल्सो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझना चाहिए कि दो तरीके के ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है डिफ्यूजन। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन से जो होता है वो है कि जब भी आपके रूम में रिफ्लेक्शंस हैं, वो रिफ्लेक्शंस को आप एब्जॉर्व कर सकते हैं एक एब्जॉर्वर से, जहाँ पे भी आप वो एब्जॉर्वर डालेंगे वो रिफ्लेक्शंस को अपने अंदर ले लेगा और उसको बाहर नहीं आने देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, डिफ्यूजर्स उन रिफ्लेक्शंस को स्कैटर कर देगा। वो स्टैंडिंग वेव्स हटाता है डिफ्यूजर, यानी कि जब भी कोई रिफ्लेक्शन डिफ्यूजर पे हिट करेगा तो वो हर जगह उस रिफ्लेक्शंस को फैला देगा रेदर देन एक जगह वो एक्यूमुलेट होने के। ऑल्सो मुझे अगर मेरा प्रेफरेंस आप पूछे तो मैं पहले रूम को एनालाइज करना चाहूँगा और फिर मैं ट्रीट करना चाहूँगा। इसके अलावा मुझे म्यूज़िक डेड रूम में पसंद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, मुझे म्यूज़िक डेड रूम में पसंद नहीं है, मुझे लाइव रूम ज़्यादा पसंद है। क्योंकि इस बात को आप समझिए कि जब भी आप कोई गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, और रिवर्व ऐसी चीज़ नहीं है जो मैन मेड है, रिवर्व एक नेचुरल फिनोमिना है, रिफ्लेक्शंस जो होती है वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो अच्छी साउंड करती है। और जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ज़्यादा डेड रूम में सुनेंगे तो उसका जो डेप्थ है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस पर रिवर्व नहीं होता है। तो मैं पसंद नहीं करता हूँ ज़्यादा डेड रूम में इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करने की। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मुझे हमेशा एक लाइव रूम पसंद है जहाँ पे अच्छी रिफ्लेक्शंस है, ज़्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं, अच्छी रिफ्लेक्शंस है और आपका रूम अच्छा साउंड करता है रेदर देन डेड। तो तीसरा क्वेश्चन है ज़ागडेन टिन से, वो कहता है ब्रो प्लीज टॉक अबाउट योर म्यूजिक जर्नी, ऑल्सो टेल सम टिप्स टू डू म्यूजिक फुल टाइम, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मेरे लिए मैंने बहुत जल्दी गिटार प्ले करना शुरू कर दिया था। शायद मैं क्लास 6 में था जब मैंने गिटार सीखा था, मैंने गिटार प्ले करना शुरू किया था। बहुत अर्ली एज से मैं अपने गाने लिख रहा था, उनको कंपोज कर रहा था, और जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सारा क्या है, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ अपने गाने लिखता था, उनको प्ले करता था, मुझे पसंद था ये सब कुछ करना। इसके अलावा मैंने बहुत टाइम तक म्यूज़िक को सीरियसली नहीं लिया था। इवन जब मैं लेटर ईयर्स ऑफ माय स्कूल मैंने म्यूज़िक को सीरियसली नहीं लिया था। मेरे कॉलेज के टाइम पे मैंने म्यूज़िक को सीरियसली नहीं लिया था। मैं अपने दोस्तों के साथ जैम्स करता था, मेरे दोस्त गाते थे, मैं गाता था और हम जैम करते थे, हम गिटार प्ले करते थे। वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप अच्छा साउंड करते हो, लेकिन मैंने कभी सीरियसली इस बारे में नहीं सोचा अनटिल एंड अनलेस मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने सोचा कि मुझे कुछ इसके बाद ऐसा करना चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे करना पसंद हो, और ऐसा कुछ काम जो काम जैसा फील ना हो। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ को करते हैं जो आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, उस चीज़ को उस चीज़ को करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। वो कोई आपको काम का फील नहीं होगा जो लोग क्रिप करते हैं। मोस्टली लोग क्रिप करते हैं कि ये काम है, मुझे ये है, वो है, बहुत बिजी हूँ, लाइफ बहुत ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। ये आपको कंप्लेंट्स आपको नहीं होंगी अगर आप ऐसे चीज़ को एज अ करियर चूज़ करते हैं, क्योंकि एट दी एंड ये आपका हॉबी है, ये आपका प्यार है जिससे आप प्यार करते हैं, और ऐसी चीज़ों को आप मज़े करेंगे, आप एंजॉय करेंगे जब भी आप कर रहे होंगे। तो वापस मेरे स्टोरी पे आते हुए, ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन करूंगा SACAC, जो है श्री अरविंदो सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन में। वो कोर्स करने के बाद मैंने अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टूडियोज़ पे काम किए। मैंने 3 साल अलग अलग जगह पे काम किए। इसके साथ साइमल्टेनियसली मैं अपने भी क्लाइंट्स ढूंढता था, मैं नेटवर्किंग कर रहा था, मैं एक फील्ड बना रहा था जहाँ पे मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता था। मुझे उस टाइम पैसे नहीं चाहिए थे क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और मुझे पैसे ऑलरेडी आ रहे थे एक सोर्स से, तो मुझे सिर्फ नेटवर्किंग करनी थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए फ्री काम किया, मैंने एक नेटवर्क बिल्ड किया, और फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी सी नेटवर्क मेरी बिल्ड हो चुकी है, मैं सस्टेन कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट्स से काम मुझे मिल सकता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जॉब को क्विट करूंगा और फाइनली मैं अपना वेंचर स्टार्ट करूंगा। ऑल्सो ये सारा जो मैंने फ्री काम किया, इससे मुझे एक और बेनिफिट हुआ, वो है कि मेरा रिज्यूमे बिल्ड हो गया। जो मैं अपने जॉब के लिए कर रहा था वो मैं अपने रिज्यूमे में नहीं ऐड करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके का काम था। शायद बहुत म्यूज़िक रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत म्यूज़िक थे, लेकिन वो शायद मेरा टेस्ट नहीं था, मेरा फील नहीं था।
तो ये सारे जो मैंने फ्री काम किए, इसकी वजह से मेरा एक रिज्यूमे बिल्ड हो गया और बहुत सारा मेरे पास काम हो गया जो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप भी म्यूज़िक को एज अ फुल टाइम करियर लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है थोड़ा सा करेज, क्योंकि आपको कभी कभी वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। आपको बात की बातें नहीं पता होती हैं, तब भी आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। अगर आप उस जगह पे सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप हमेशा फॉल बैक कर सकते हैं, आप वही जॉब पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उस लीप ऑफ फेथ लेने के लिए थोड़ा सा आपको करेज चाहिए। और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ट्रस्ट मी, आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होगा। इसके अलावा मुझे लगता है दो और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप अपना काम करने की बात करते हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, अपना फ्रीलांस स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो वो है प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, मीडिया प्रेजेंस और कंसिस्टेंसी। तो इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और जिससे मैं मिला हूँ उनको पता है कि शायद कभी ना कभी मैंने ये बात ज़रूर कहा होगा उनसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप मुझसे मिले हैं और आप नहीं जानते मैं क्या करता हूँ, और आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं एक लेबल रन करता हूँ, मैं अपना एक लेबल रन करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को रिकॉर्ड करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, मिक्स करता हूँ। तो आज के टाइम पे जो पहला रिएक्शन होता है आप का या किसी भी इंसान का, वो है कि आप पहले अपने फ़ोन को निकालते हैं और आप सर्च करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, अपने लेबल का नाम क्या है, तो वो सर्च करते हैं गूगल पे। अगर उस सर्च रिजल्ट पे मैं पॉप आउट नहीं हुआ तो फॉर श्योर मेरी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि इवन इफ मैं जितना अच्छा काम कर रहा हूँ, आजकल हर कोई ऑनलाइन प्रेजेंट है। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो लोग ऑलरेडी एज्यूम करते हैं कि आप इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, इवन इफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो जहाँ पे लोग आपको देख सके कि आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी, जो आपको शायद जॉब पे ज़रूरत नहीं होती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके जो बिजनेस है, आपका जो वर्क है, उस पर आपको लोज आते हैं, आपको हाइज होते हैं। कभी आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलते हैं, किसी महीने आपको क्लाइंट कम मिलते हैं, आपको सैलरी स्टाइल पे आपको पे नहीं होता है, कभी आपके पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, कभी आपके पैसे कम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ज़रूरी है वो है कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा हो, जब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा हो, तो आप हमेशा ग्राउंडेड रहे, आप हम्बल रहे, और जब आपके पास काम कम हो तो आप स्ट्रांग रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो कंसिस्टेंसी प्रूव करनी होती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने काम पे। वेदर आपके पास क्लाइंट हो, आपके पास क्लाइंट नहीं हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन द लॉन्गर रन। तो चौथा क्वेश्चन है द अनप्लग से, और वो कहते हैं हाउ टू रिकॉर्ड गिटार्स बोथ विद कंडेंसर माइक एंड जैक साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपके पास एक इंटरफेस है, एक साउंड कार्ड है, जहां पे आपके पास दो इनपुट्स है, मिनिमम दो इनपुट्स है, ताकि आप एक पे अपना कंडेंसर माइक्रोफोन प्लग इन कर सके और दूसरे पे अपना TRS या जैक जिसे आप कह रहे हैं उसको भी इनपुट कर सके। तो मैं भी यूजुअली इस तरीके से रिकॉर्डिंग करता हूं। अगर कोई गिटार में रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसपे अच्छे पिकअप्स हैं, वो अच्छा साउंड करता है, तो मैं यूजुअली एक लाइन इन लेता हूं जो TRS से आ रहा है, और एक मैं माइक्रोफोन से माइक करता हूं, एक या ज़्यादा माइक्रोफोन्स। और जिस तरीके से आप वो कर सकते हैं वो है कि आप एक कंडेंसर को डाल सकते हैं, उस कंडेंसर को आप इनपुट ले सकते हैं अपने फर्स्ट इनपुट पे, अपने इंटरफेस के फर्स्ट इनपुट पे। एक लाइन इन आप ले सकते हैं TRS जो जैक आप कह रहे हैं उसको आप ले सकते हैं इनपुट नंबर 2 पे, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने डॉ पे भी आप सेम काम करेंगे, आप दो ट्रैक बनाएंगे, एक ट्रैक के इनपुट को लेंगे आप अपने कंडेंसर को, दूसरे ट्रैक के इनपुट को लेंगे आप अपने TRS जैक को, और इनको आप साइमल्टेनियसली साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और फाइनल क्वेश्चन जो है वो है राहुल राउत व्लॉग से, और वो कहते हैं हाउ टू ऐड मोर डेप्थ इन योर वोकल्स व्हाइल मिक्सिंग, आई वॉन्ट टू पुश बैक माई वोकल्स। तो राहुल भाई थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोग यूजुअली डेप्थ के बारे में बात नहीं करते। बहुत सरप्राइजिंग है, लोग हमेशा हर अलग अलग DAW माइक्रोफोन्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन डेप्थ के बारे में बात नहीं करते। मुझे बहुत पसंद आता है जब लोग इंट्रिकेसीज के बारे में बात करते हैं, और एग्जैक्टली नहीं पता आप किस डेप्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर श्योर आप वोकल में डेप्थ ऐड कर सकते हैं, और ये मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। और मैं आपको अपने टिप्स ज़रूर बताना चाहूँगा अगर वोकल में डेप्थ ऐड करने की बात करें तो।
तो जो तरीका है जिस तरीके से आप अपने वोकल्स में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में डेप्थ ऐड कर सकते हैं वो है बाय लेयरिंग। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहां पे हम वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जो वोकलिस्ट थे उनको मैंने कहा कि आप एक सिंगल वोकल टेक दीजिए, उन्होंने सिंगल वोकल टेक दिया। फिर दोबारा मैंने एक डीटी करवाया उनसे, यानी कि डबल टेक करवाया, सेम वोकल टेक। उसके बाद मैंने एक लोअर ऑक्टेव पे पूरा टेक करवाया। इसके बाद मैंने 2 एक्स्ट्रा टेक्स और लिए उनको हायर ऑक्टेव पे। तो जब वो साथ में सुन रहे थे उस पूरे टेक को तो उनको इतना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अलाइन नहीं थे टेक्स, वो वर्ड्स हिले थे इधर उधर, और उनको लगा कि ये ऐसा ही साउंड करने वाला है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये ऐसा साउंड नहीं करने वाला है। और फाइनली जब मैंने उनको फाइनल मिक्स दिया तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया कि जिस तरीके से उनका वोकल साउंड कर रहा था, उनका टेक्सचर बहुत रिच साउंड कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझे कि लेयर जब भी हम करते हैं तो हमेशा हम लेयर को प्रोमिनेंट नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लेमैन को वो लेयर्स बहुत प्रोमिनेंटली सुनाई दे। अगर मैंने 100 लेयर किए हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी वोकल का, ज़रूरी नहीं है कि मैं उस 100 लेयर्स को प्रोमिनेंट करके हर इंसान को सुनाऊंगा। वो लेयर शायद मैंने ऐड की है सिर्फ टेक्सचर को रिच करने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो ही बनाऊं इसके ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप लेयर हमेशा इसीलिए नहीं करते ताकि अलग अलग चीज़ें आपको सुनाई दे, लेयर्स के तरीके से सुनाई दे। बट आप लेयर्स को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो आपके टेक्सचर को रिच करे, वो आपके स्पेक्ट्रम को फिल करे, वो थोड़ा सा और अच्छा साउंड करे, रिच साउंड करे। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप डेप्थ की बात कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि आई वांट टू पुश बैक माई वोकल्स, आप अपने वोकल्स को पीछे डालना चाहते हैं, इस पे अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद सिंपली मैं एक रिवर्ब डालता अपने वोकल्स पे। मैं अपने ड्राई चैनल्स को कम कर देता, मैं रिवर्ब को बढ़ा देता और मैं अपने वोकल्स को ईजिली पीछे पुश कर सकता हूँ। तो ये था मेरा Q&A सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके सवालों का भी जवाब दूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना सवाल छोड़ना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।